आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन ने 3 मोशन के नियम दिए थे। तो देख लेते हैं न्यूटन का हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट until or unless an external unbalanced force applied on it। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना कर दिया जाए। इसको हम इस तरह समझते हैं, सपोज दैट ये पेन है और ये अभी रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम इस पर बाहर से कोई फोर्स लगा के इसे मोशन में ना लाएं। तो अब ये बाहर से हमने फोर्स लगा दिया तो ये मोशन में हो गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है, इफ़ एनी बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन्स एट मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये जो सेकेंड पार्ट है फर्स्ट लॉ का, ये कहता है कि अगर यही कोई बॉडी मोशन पे हो तो ये तब तक मोशन पे रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो ग्राउंड पे और आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल आपकी रुकेगी नहीं अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे हमारा ग्रेविटी हो गया, फ्रिक्शन हो गया बॉल और अर्थ के बीच में, अगर ये फोर्स हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारी जो बॉल है फुटबॉल वो रुकेगी नहीं, वो सीधी उसी स्पीड में चली जाएगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी और अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अब हम जान लेते हैं रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो जो रेस्ट होता है, हम किसी बॉडी को कब कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग देन इट इज़ कॉल्ड एट रेस्ट। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सपोज दैट ये मेरा पेन है और ये इस समय हमने देख लिया, टाइम हमने देख लिया और हमने ये सराउंडिंग में एक रेफरेंस फ्रेम देख लिया। अब रेफरेंस फ्रेम सपोज दैट ये मैं इसका कैप रख देता हूँ। हमने इस समय देखा कि कैप के सामने ये पेन है और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कैप वहीं पास है और पेन भी उसी के सामने अभी भी है। तब हम क्या ऑब्जर्व यहाँ से करते हैं कि समय बीतता जा रहा है और कैप के रिस्पेक्ट में ये अभी भी वहीं पास है, तो इसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा पेन है ये रेस्ट पे है। वहीं जो हमारा स्टेट ऑफ मोशन होता है वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको जानने से पहले हमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारा लीनियर मोमेंटम पर ही बेस्ड है। तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। सपोज दैट ये बॉडी है कोई, इसका कुछ ना कुछ मास है और अगर ये मोशन में है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसके मास की और जो वेलोसिटी इसकी है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा मोमेंटम कहलाता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू एम डॉट वी हो जाएगा हमारा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम एल टी इनवर्स। तो अब हम देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके। दैट इज
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम हमने ऊपर देखा था P बराबर m डॉट वी होता है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ लिख देंगे और इस तरह से ये प्रोपोर्शनैलिटी का एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि हमारा k होगा, और ये m को बाहर निकालेंगे तो ये dv अपॉन dt यहाँ लिख देंगे। तो हमें पता है जो हमारा dv अपॉन dt होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू के एम डॉट ए, और k की वैल्यू अगर हम 1 ले लें जो कि हमारा कांस्टेंट था, तो ये हमारा बन जाएगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो वो लोग बता देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। लेकिन ये गलत है। जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो ये होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। आपको ये वाला बताना होता है, ये नहीं बताना होता। अब हम देखने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहाँ पास फेल हो जाता है, तो इट डज नॉट होल्ड गुड व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट। जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो फेल हो जाता है जब हमारा किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं होता, वो वैरी करता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे हमारा जो रॉकेट होता है, रॉकेट में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाता है। अब रॉकेट में कैसे फेल हो जाता है, क्योंकि रॉकेट जब शुरुआत में होता है तो उसका जो फ्यूल का टैंक होता है वो फुल होता है, और जैसे जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो फ्यूल है ये बर्न होता रहता है, जिसकी वजह से रॉकेट का ओवरऑल मास घटता जाता है, और इस केस में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है कि सपोज दैट ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी को अगर मैं इस बॉडी पे एक्शन कर रहा हूँ, इस बॉडी से इस तरह से इसको मैं टक्कर दे रहा हूँ, तो ये वाली जो बॉडी है उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगी। मतलब अगर ये बॉडी जितना फोर्स इस पे लगाएगी उतना ही ये बॉडी इस पे भी फोर्स लगाएगी। यही हमारा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। और इसका एक जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगता है, एक ही बॉडी पे एक्शन और एक ही बॉडी पे रिएक्शन नहीं होता। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये F12 है, कोई दो बॉडी हैं, हमारी जो फर्स्ट बॉडी है वो 1 है, जो सेकंड बॉडी है वो 2 है। ये जो F12 है ये फोर्स ऑन बॉडी फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है, और ये फोर्स ऑन बॉडी सेकंड ड्यू टू फर्स्ट है। ये फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं, दो बॉडीज़ हैं फर्स्ट एंड सेकंड, एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रही हैं। तो ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से जो फोर्स लगेगा बॉडी सेकंड पे फर्स्ट की वजह से वो इक्वल और अपोजिट होगा फोर्स ऑन बॉडी फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अब ये माइनस साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फोर्स है इक्वल तो है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है फायरिंग ऑफ अ बुलेट। जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट इस डायरेक्शन में जाती है, तो जितनी स्पीड से बुलेट निकलती है उतना ही रिएक्शन से गन जो होती है वो बैक साइड जाती है। तो ये हमारा एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ड्यूरिंग स्विमिंग अ स्विमर मूव्स अहेड। जब कोई भी स्विमर स्विम करता है तब वो अपने हाथों से पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ पाए। तो ये यहाँ पास हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपकी डेली लाइफ से। तो आई होप आज का वीडियो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही में ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।